हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेस्ट बंगाल बोर्ड चैप्टर 3 का हिस्ट्री विच इज रेजिस्टेंस एंड रेबेलियन। ये चैप्टर इंडिया में हुए कुछ बहुत ही फेमस रिवॉल्ट के ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको रिवॉल्ट का मतलब समझा दूं। रिवॉल्ट मतलब होता है एक ऐसा आंदोलन जो काफी छोटे जगह पे हो और जिसका इम्पैक्ट काफी लॉन्ग टर्म पड़े। तो आपने अपने हिस्ट्री के चैप्टर में रिवॉल्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। ऐसे ही हमारा एक रिवॉल्ट है जिसको हम लोग 1857 का रिवॉल्ट भी कहते हैं, जिसको हम फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर के नाम से भी जानते हैं। तो उसी 1857 के रिवॉल्ट से पहले इंडिया में और भी बहुत सारे छोटे छोटे रिवॉल्ट्स हुए थे, जो रिवॉल्ट्स काफी फेमस नहीं हुए थे लेकिन उनका इम्पैक्ट इंडिया पे काफी हद तक पड़ा था। आपको पता है इन सब जो भी रिवॉल्ट्स हैं इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से इंडियन सोसाइटी और ब्रिटिश कॉलोनी इनसे इफेक्ट हुआ था। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि कैसे इंडिया में रिवॉल्ट की शुरुआत हुई। इस चीज को ध्यान से समझने के लिए पहले हमें आज से कम 250 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1700 के टाइम्स में ब्रिटिश इंडिया में आए थे। वो इंडिया में रूल करने आए थे इन अ टर्म ऑफ बिजनेस पर्पस। बिजनेस का बहाना देके वो इंडिया पर आए, उन्होंने इंडिया पे कब्जा किया और धीरे धीरे वो क्या करे, हमारे नेशन स्टेट्स पे उन्होंने कंट्रोल जमाया। कंट्रोल जमाने के बाद उन्होंने हमारी प्रॉपर्टीज को अपना प्रॉपर्टी बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हमारे लैंड्स को अपने लैंड बनाकर उनको रजिस्टर करवाया। अब हमारे भारत में जो गरीब किसान थे, जो पीजेंट, जो मजदूर थे, जिनके पास छोटे छोटे अमाउंट ऑफ लैंड थे, छोटे छोटे जमीन थे, जिससे वो हर साल अनाज उगाते थे और हर साल अपना पेट पूजा करते थे या अपना पालन पोषण करते थे, उन सबको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश कंपनी ने ऐसा नियम लगाया कि अगर आप अपने खेती पर, अपने लैंड पर आप खेती कर रहे हैं तो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स या तो अनाज के रूप में हो सकता है या कुछ मनी के रूप में हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, अनाज के रूप में हो सकता है या मनी के रूप में हो सकता है। इन अ टर्म ऑफ मनी, अगर आप मान लीजिए साल का 1000 रुपए कमा रहे हैं तो आपको कम से कम 70 या 75% अपने टोटल इनकम का ब्रिटिश कंपनी को देना पड़ेगा। और अगर आप किसी साहूकार या आप किसी जमींदार के अंदर में, आप एक किसान हैं आप और आप उसके अंदर में काम कर रहे हैं, तो साहूकार को आपका अपने लाभ का 70 to 75% देना पड़ेगा। समझ लीजिए अगर कोई इंसान 100 रुपए कमा रहा है और अगर वो अपना 75 रुपए या 80 रुपया सरकार को ही दे देगा या ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही दे देगा, तो उसका घर कैसे चलेगा, उसके फैमिली कैसे सरवाइव करेगा। यही मेन चीज था जिसने रिवॉल्ट को क्रिएट किया और इंडिया में रिवॉल्ट पैदा हुए। तो अब इस चीज को हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवॉल्ट था जिसको हम लोग द चौर रिवॉल्ट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जो रिवॉल्ट हुआ था उसको हम लोग चौर रेबेलियन या चौर रिवॉल्ट के नाम से जानते हैं। ये रिवॉल्ट 1793 के आसपास हुआ था, जो रिवॉल्ट था जमींदारों के खिलाफ। इंडिया में जमींदार सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है। जमींदार सिस्टम की वजह से इंडिया के पीजेंट किसान, इंडिया के गरीब फार्मर्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते थे। इवन कॉलोनियल टाइम तक नहीं, आज के टाइम भी अगर आप गांव की तरफ जाएंगे जहाँ पे छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे रूरल एरियाज हैं, अगर आप आज भी वहां पर जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर भी आज जमींदारों का बोलबाला है। और वही जमींदार उस टाइम ब्रिटिश कंपनी के साथ हाथ मिलाकर अपना पेट भरने के लिए किसानों का पेट मारते थे। ठीक वही केस हुआ था 1793 का रिवॉल्ट में, जहां पर किसान भड़के, उनका गुस्सा फूटा और ये सारा गुस्सा जमींदारों के खिलाफ हुआ। रिवॉल्ट में बहुत सारे जमींदारों ने पीजेंट किसानों को सपोर्ट भी किया और बहुत सारे जमींदार उनके खिलाफ भी थे। तो जो उनके खिलाफ थे उन्हें उनके गुस्से का सामना करना पड़ा और जो उनके साथ थे वो उनका सपोर्ट करके खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ लड़ाई को एग्जिट किए। इसके बाद जो सबसे फेमस रिवॉल्ट माना जाता है दैट इज अ कोल रेबेलियन। कोल रेबेलियन इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस
और सबसे ज्यादा दिन चलने वाला रिवॉल्ट था। ये रिवॉल्ट आपका 1831 में स्टार्ट हुआ था और मैक्स टू मैक्स 1832 के आसपास चला था। यानी हम ऐसे पकड़ के चल सकते हैं कि ये रिवॉल्ट मोटा मोटी 1 साल तक चला था। इस रिवॉल्ट का इफेक्ट कुछ ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश कंपनी एक आदिवासी प्रजाति से डरने लगी थी, क्योंकि कोल रिबेलियन अपने हाथ में तीर कमान या जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कुदार बोलते हैं, फावड़ा बोलते हैं, इन सारे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स को लेके, वेपन्स को लेके सीधे ब्रिटिश कंपनी पे हमला कर देती थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुले फील्ड में लड़ने की आदत थी, उन्हें जंगल में लड़ने का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। और ये सारे रेबेलियंस जितने भी ये किसान थे, ये सब जंगलों के अंदर रहते थे। तो उनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का सामना जब हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर वो थोड़े भारी पड़ गए थे। बट ड्यू टू ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश कंपनी के पास अच्छे हथियार थे, गन्स थी, राइफल्स थी, तोप थी, तो उसके सामने हमारे जो मजदूर थे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। उसके बाद सबसे अच्छा टॉपिक है विच इज संथाल और हुल रिवॉल्ट। याद रखिए, संथाल और हुल रिवॉल्ट किसी जगह के नाम पे नहीं है। संथाल एक जनजाति थी जो छोटा नागपुर के इलाके में रहते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके जमीनों पे कब्जा कर लिया, जिसके फलस्वरूप ये ज्यादा आगबबूला हुए और इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई चालू कर दी। संथाल रिवॉल्ट में बहुत सारे नेता भी थे, जिसमें सबसे मेन लीडर थे सिंधु और कान्हू। सिंधु और कान्हू दोनों भाई थे और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया। संथाल रिवॉल्ट 1855 से लेके 1856 तक चला था, यानी इसका भी टाइम पीरियड 1 साल के आसपास है। इवन 1857 के आसपास तक उस इलाके में लोग आने जाने से डरते थे, क्योंकि संथाल और हुल कब किसको मार गिराए कोई ठीक नहीं था। आफ्टर दैट संथाल एंड हुल वी आर कमिंग बैक टू द आवर मुंडा रेबेलियन या मुंडा विद्रोह या मुंडा रिवॉल्ट। मुंडा रिवॉल्ट जो था वो बिरसा मुंडा के अंतर्गत किया गया था। बिरसा मुंडा आज के भी टाइम में बहुत ज्यादा एक फेमस रिवॉल्टरी, एक फेमस रेबेलियन के रूप में देखे जाते हैं। बिरसा मुंडा काफी कम एज में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आए थे और इनका ये लड़ाई मोटा मोटी काफी अच्छे ढंग से साबित हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी लैंड इन्हें दे दी थी। मुंडा सभ्यता के जो लोग थे, मुंडा प्रजाति के जो लोग थे, जो जंगलों में रहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें साइड कर दिया था। बट अचानक एक रात में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके ऊपर हमला किया और रात के अंधेरे में आधे मुंडा जनजातियों को मार गिराया। उसके बाद बिरसा मुंडा को भी पकड़ लिया गया और उन्हें भी फांसी पे चढ़ा दिया गया। आफ्टर द बिरसा मुंडा और मुंडा रिवॉल्ट we are coming back to the our next topic, which is सन्यासी एंड फकीर रेबेलियन। What is सन्यासी एंड फकीर रेबेलियन? इस चीज को ध्यान से समझिए। जिस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी ने लैंड्स पर, घरों पर, टैक्स, अनाजों पर टैक्स लगाया था, उसी प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो किसान या जो फकीर या समझ लीजिए वो पंडित जो मंदिर जा रहा है, उनके मंदिर जाने के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। हुआ ऐसा कि अगर आप मंदिर के रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, आपको अपने भगवान के दर्शन करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ये चीज देखने के बाद मुंडा, ये चीज देखने के बाद आपका सन्यासी और जो फकीर जनजाति के लोग थे, उनका गुस्सा फूटा और ये पूरा सन्यासी और फकीर रेबेलियन बंगाल में हुआ था, जिसका मेन केंद्र था बारासात और आपका हल्दिया का डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर सन्यासी और फकीर ने कुछ ज्यादा मारधाड़ नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी सन्यासी और फकीर थे, तो इनके पास उतना वेपन्स और लाइक लड़ने का नॉलेज तो था नहीं। तो ये सीधे धरना देते थे और गांव-गांव में जाके ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ नारा लगाते थे, ताकि लोग उनके खिलाफ जाए और उनको टैक्स ना दे, उनको कर ना दे। एटलीस्ट इसका भी कुछ फायदा हुआ। सन्यासी फकीर के विद्रोह के कारण ब्रिटिश कंपनी ने अपना थोड़ा सा टैक्स पावर कम किया, मतलब कुछ लिमिट्स हटा दिए। मतलब जहां उन्हें 50 रुपए या 10 रुपए देने पड़ते थे, वहां पर वो 5 रुपए या 3 रुपए तक आ गए। थोड़ा सा टैक्स का लिमिट
कम हुआ था। आफ्टर द सन्यासी एंड फकीर वी आर कमिंग बैक टू द इंडिगो रिवॉल्ट। इंडिगो रिवॉल्ट या जिसको हम लोग हिंदी में नील विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इंडिगो रिवॉल्ट 1859 से लेके 1860 तक हुआ था। इंडिगो रिवॉल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट इन आवर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि ये रिवॉल्ट पूरा खेती के खिलाफ ही किया गया था। इस चीज को हम ध्यान से अगर समझे तो इंडिगो यानी नील एक बीज होता था जिसकी खेती ब्रिटिश इंडिया में और कलकत्ता के अंदर करवाते थे, यानी वेस्ट बंगाल सर्कल में करवाते थे। लेकिन नील की खेती या नील की सिंचाई में इतना ज्यादा पानी, खाद और मिट्टी का फर्टिलाइजिंग पावर लगता था कि वो किसान अगले 6 महीना तक उस जमीन पर कुछ और उगा ही नहीं पाते थे। अब छोटे किसान, गरीब किसान, उनका खुद का लैंड और उस लैंड पे अगर वो कुछ अनाज ना उगा पाए तो सिंपल सा बात है वो साल भर खाएंगे क्या। गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नील की खेती करवाई, उन्होंने फसलों को काटा, वो उसको लेके चले गए ब्रिटिश में, वहां पे उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वहां से नील बना रहे हैं। अब बचा हमारे किसानों की बात। किसान उनके पास जब जाते थे कि भैया हमारे पास तो देखिए आपने तो खेती किया, अब हमारे पास तो लैंड है नहीं और जो भी है उसमें तो हम खेती कर नहीं पा रहे क्योंकि फर्टिलाइजिंग पावर 0 हो चुका है, तो क्या आप हमें थोड़ा कैश देंगे, या हम तो आपके लिए खेती कर रहे हैं तो हमें कम से कम कुछ मजदूरी ही दे दीजिए। तो उनसे मजदूरी भी नहीं दिया जाता था और इवन कुछ ज्यादा अगर आप मान लीजिए उनके खिलाफ बोलेंगे तो आप पे आपको मारा भी जाता था, आपको पीटा भी जाता था। तो इंडिगो रिवॉल्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये रिवॉल्ट ने बोल सकते हैं आप कि लोगों के अंदर ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा और आक्रोश भर दिया। इसी के ऊपर बहुत सारे इसके ऊपर एक बुक्स भी लिखा गया है, ठीक है, जिसको हम लोग नील दर्पण के नाम से जानते हैं। और ये बुक्स के ऊपर नाटक होता था, ड्रामास होते थे गांव-गांव में, और वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश कंपनी क्या क्या एक्टिविटी कर रही है, कैसे कैसे किसानों को तकलीफ पहुंच रहा है, एक नाटक का थ्रू, ड्रामा का थ्रू गांव-गांव में दिखाया जाता था, जिसको बंगाली लैंग्वेज में यात्रा के नाम से जानती है, यात्रा के नाम से बोला जाता है। इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट ये हुआ कि लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश कंपनी से गुस्सा होने लगे, आक्रोश उनका सामने आया और उन लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ हमला बोला और वो गवर्नमेंट का टैक्स देना बंद कर दिया। After the Indigo Revolt, we are coming back to our last topic, which is a रूम्पा रेबेलियन। रूम्पा रेबेलियन उतना कुछ खास फेमस रिवॉल्ट नहीं था, लेकिन ये भी बंगाल का एक रीजनल एरिया में हुआ था। रूम्पा रेबेलियन 19 के टाइम्स में हुआ था, अप्रोक्सीमेटली 1922 के आसपास। उस टाइम इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, नॉट ब्रिटिश कंपनी। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इंडिया का कंट्रोल चला गया था बाय द हैंड ऑफ ब्रिटिश कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंट्रोल किसको दे दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, यानी इंडिया टोटली अब किसके यहाँ से कंट्रोल हो रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट, या अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो क्वीन विक्टोरिया के यहाँ। तो वैसे ही रूम्पा रेबेलियन था जो 1922 से लेकर 1924 तक चला था, और ये रिवॉल्ट फॉरेस्ट रिवॉल्ट था जिसका मेन केंद्र आपका सुंदरवन के जंगल, असम का जंगल और बंगाल के निचले इलाके, उस तरफ के साइड जो थे इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव रोल किए थे। और ये काफी न्यूली रिपोर्ट है, यानी रिन्यू रिवॉल्ट है, यानी ये 1992 और 1924 के आसपास का रिवॉल्ट है। तो उस टाइम इंडियंस लीडर्स और कुछ इंडियंस नेता भी इस रिवॉल्ट में साथ दिए थे, इसलिए ये रिवॉल्ट ज्यादा सामने आया था। तो ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमारे आज के टॉपिक का, जिसका हेडिंग था रेजिस्टेंशियल एंड रेबेलियन, और इसका नेक्स्ट टॉपिक आप अगले वीडियो में पाएंगे। थैंक यू।